हेलो फ्रेंड्स, एलिवेशन इन कलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद आज थर्ड नई कलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये भी एक कलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जिस तरह से लोअरिंग एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, जिस तरह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये सेकंड कलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, वो भी डिटेल में लास्ट वीडियो में हमने पढ़े। और आज हम पढ़ेंगे थर्ड और इंपॉर्टेंट कलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन ये जो वर्ड है इसका मीनिंग है डिप्रेस होना, मतलब कम होना, डिक्रीज होना। तो क्या डिक्रीज होता है? फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। तो सबसे पहले आइए फ्रीजिंग पॉइंट को समझ लेते हैं, किसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट की सबसे आसान डेफिनेशन ये है कि जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड अपने सॉलिड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड टू सॉलिड जिस टेम्परेचर पर हो रहा है वो टेम्परेचर बोले तो फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्टेड टू इट्स सॉलिड, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीज होना मतलब सॉलिड में कन्वर्ट होना, इसलिए यहां पर फ्रीजिंग एक वर्ड है। फ्रीज होना, लिक्विड टू सॉलिड होना। तो जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड सॉलिड में अपने सॉलिड में अगर कन्वर्ट होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट है। मगर ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसकी भी रिलेशन वेपर प्रेशर के साथ है। जिस तरह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की रिलेशन वेपर प्रेशर के साथ थी, उसी तरह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट जो है, इस फ्रीजिंग पॉइंट की भी वेपर प्रेशर के साथ रिलेशन है। तो आप सबसे पहले यहां पर वेपर प्रेशर के रिलेशन में फ्रीजिंग पॉइंट की क्या डेफिनेशन बनती है वो पढ़ेंगे। तो फ्रीजिंग पॉइंट विथ रिलेशन विथ वेपर प्रेशर, द टेम्परेचर एट विच, जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, किसका वेपर प्रेशर? लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। मतलब जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इतना होता है? सॉलिड के वेपर प्रेशर इतना होता है, उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे या फ्रीजिंग टेम्परेचर कहेंगे। मतलब किसी लिक्विड को अगर अपने सॉलिड में कन्वर्ट होना है, फ्रीज होना है, तो उस लिक्विड को उसी सॉलिड इतना वेपर प्रेशर बनाना होगा, तब जाकर वो लिक्विड पर्टिकुलर उसी के सॉलिड में कन्वर्ट होगा। मतलब क्या है फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग टेम्परेचर? जिस टेम्परेचर पर क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू किसके इतना होता है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, सॉलिड के इतना होता है। उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। मतलब किसी लिक्विड को फ्रीज होना है, सॉलिड में कन्वर्ट होना है, तो उस लिक्विड को उससे बनने वाले सॉलिड इतना वेपर प्रेशर बनाना होगा, तब जाकर वो उस सॉलिड में कन्वर्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये है फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में रिलेशन आ गई, क्योंकि फ्रीज होना है तो लिक्विड को सॉलिड इतना वेपर प्रेशर बनाना है। इसका मतलब वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट में रिलेशन है। अब आपको एक बात पता है, किसी भी प्योर सॉल्वेंट में हम जब कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसी के प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। मतलब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा उसी के प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। ये हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में भी पढ़े, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी पढ़े, और वही स्टेटमेंट यहां भी कायम रहेंगे कि किसी भी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने के बाद उस प्योर सॉल्वेंट से बनने वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये कम हो जाता है उसी के प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। अब सोचिए यहां पर किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाले,
उसका वेपर प्रेशर डाउन होगा जब वो सोल्यूशन बन गया। अब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है प्योर सॉल्वेंट से। अब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया, अब उसी सोल्यूशन को सॉलिड इतना वेपर प्रेशर अगर बनाना है तो प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में उसको लगेगा ज्यादा टाइम, मतलब ज्यादा कूलिंग होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा? सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा उसी के प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। क्यों? कि जब प्योर सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर बहुत डाउन हो जाता है। अब ये डाउन वेपर प्रेशर के साथ सॉल्यूशन को सॉलिड इतना वेपर प्रेशर बनाना है तो टाइम लगेगा ज्यादा। इसका मतलब उसको कूलिंग ज्यादा होना पड़ेगा। फ्रीज होना है तो कूलिंग करना है, फिर ज्यादा कूलिंग अगर करना है तो टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। मतलब यहां याद रखना है ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं किसमें? इन प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। अब उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है किसका? सॉल्यूशन का। किसके कंपैरिजन में? सॉल्वेंट के। तो उसी के साथ यहां एक चीज और भी होती है, दी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। मतलब इसी के साथ और भी क्या हुआ? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होने की वजह से उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो गया है। मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा, इसलिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम, इसलिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा, डिक्रीज होगा। तो दो चीजें याद रखेंगे, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है, उससे बनने वाले सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है अगर उस सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने ऐड किया। तो इसीलिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को आप अगर TF0 से इंडिकेट करेंगे, मतलब TF0, F फॉर फ्रीजिंग, T फॉर टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट अगर 0 है ऊपर तो ये होगा सॉल्वेंट का। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट के लिए TF0 ये सिंबल, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के लिए TF, सॉल्यूशन TF0 सॉल्वेंट। फिर TF0 ज्यादा है या TF ज्यादा है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है इसलिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? सॉल्यूशन के। मतलब प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसके सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। मतलब यहां पर TF0 ये ग्रेटर रहेगा TF से, यहीं पर लिखिए TF0 इज ग्रेटर देन TF। TF0 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फिर यहां पर जो बड़ी वैल्यू है वो TF0 है और छोटी वैल्यू ये TF है। अगर दोनों का डिफरेंस निकाला जाए, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए, मतलब TF0 माइनस TF, TF0 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को अगर माइनस कर दिया जाए तो दोनों का डिफरेंस निकलेगा, वो रहेगा डेल्टा TF। मतलब ये इक्वेशन जो आ गया डेल्टा TF इक्वल टू TF0 माइनस TF। तो यहां पर ये जो दोनों का डिफरेंस है प्योर सॉल्वेंट और उसके सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट का, ये हो गया डेल्टा TF, जिसे कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब डेल्टा TF ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर निकालना है, डेल्टा TF निकालना है, तो कौन सा इक्वेशन यूज होगा? TF0 माइनस TF, सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ये सब्ट्रैक्ट करने से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब डेल्टा TF कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की क्या डेफिनेशन बनती है? किन दोनों का डिफरेंस?
सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, इसलिए आसान डेफिनेशन, द डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, किसका फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस, प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स सॉल्यूशन, द डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स सॉल्यूशन, मतलब प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट और उसी के सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, इन दोनों के डिफरेंस को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे सिंबॉलिकली डेल्टा टीएफ लिखा जाता है। इस तरह से ये कलीगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट होगी। डेल्टा टीएफ डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर। जितने ज्यादा नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल होंगे उतना डेल्टा टीएफ ज्यादा होगा, मतलब ये दोनों का डिफरेंस ज्यादा होगा। इसलिए डेल्टा टीएफ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड होता है, इसलिए तो ये कलीगेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर आपसे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है कि आप ये डेफिनेशन को याद रखिए। क्या है डेफिनेशन? डिफरेंशियल इन फ्रीजिंग पॉइंट की, द डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स सॉल्यूशन कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखना है, किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है? प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में? उसी के सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, मतलब सॉल्यूशन का कम, प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा, अगर उस सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो ये हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये जो डेल्टा टीएफ है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इसकी सोल्यूट के मॉलिक्यूलर मास के साथ रिलेशन है। जिस तरह से आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी की मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट M2 के साथ रिलेशन देखे थे, सेम उसी तरह की रिलेशन डेल्टा टीएफ की डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की M2 मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट के साथ रिलेशन है। इसी का मतलब इस तरह से अगर डेल्टा टीएफ आपने कैलकुलेट किया है, ये डेल्टा टीएफ, तो आप जो सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किए जो आपके लिए अननोन है, उस अननोन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का आप मॉलिक्यूलर मास इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट and the molecular mass of that non-volatile solute M2। तो आइए पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन, किसमें की रिलेशन? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे हम कहते हैं डेल्टा टीएफ, एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट दैट इज M2। डेल्टा टीएफ और M2 की रिलेशन। सो डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m। यहाँ पर ये जो स्मॉल m है, ये है मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जितनी मोलैरिटी ज्यादा उतना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जितना ज्यादा, जितनी मोलैरिटी कम उतना डिप्रेशन कम। तो डेल्टा टीएफ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन के लिए। अब ये प्रोपोर्शनलिटी अगर साइन निकाल लिया आपने, तो यहाँ पर कांस्टेंट डालना पड़ेगा। कांस्टेंट है केएफ, तो इसलिए इक्वेशन हो जाएगा डेल्टा टीएफ इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी की साइन निकाले, कांस्टेंट डाले केएफ इनटू एम, तो इक्वेशन आ रहा है डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इनटू एम। अब यहां पर ये जो केएफ है, ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। एक तो नाम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या उसका सेकंड नाम है मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट। जिस तरह से केबी था मोलार इलिवेशन कांस्टेंट, केबी मोलार इलिवेशन, केएफ मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको अनदर नेम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर मान लो सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 है, मतलब यहां पर अगर आपने लिखे इफ m इक्वल टू 1, मोलैरिटी सॉल्यूशन की 1 है, तो ये जो डेल्टा टीएफ है ये इक्वल में आ जाएगा केएफ के। मतलब ये जो केएफ है और डेल्टा टीएफ है, ये कब इक्वल होंगे? जब सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 है। तो अब इस पर से क्या पता चलता है इक्वेशन से? केएफ भी डेल्टा टीएफ ही है, मतलब ये जो मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट है, ये भी एक तरह का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ही है। केएफ मतलब मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट
या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, CRYOSCOPIC, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये भी इसके इक्वल में, मतलब Kf इसी के तरह से। अब ये कौन है? ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम क्या बोल सकते हैं? इट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस। और ये दोनों इक्वल में कब आते हैं? जब सॉल्यूशन की मोलैलिटी एक होती है, 1 होती है, इसलिए तो डेफिनेशन है इट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस। इट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस कितने सॉल्यूशन के लिए? फॉर 1 मोलार सॉल्यूशन। अब 1 मोलार सॉल्यूशन का मतलब जिसकी मोलैलिटी 1 है, मोलैलिटी इक्वल टू 1 है, मतलब जिसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व? 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व है। कितने सॉल्वेंट में? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व होना, मतलब 1 मोलार सॉल्यूशन। अगर आपने 1 मोलार सॉल्यूशन के लिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है वो अगर कैलकुलेट करें तो वो मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट होगा या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होगा। इसका यूनिट सेम एज एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलार एलिवेशन कांस्टेंट। जिस तरह से मोलार एलिवेशन कांस्टेंट या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट का यूनिट है, उसी तरह से इसका भी यूनिट रहेगा। तो व्हाट इज मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट? डेफिनेशन याद होनी चाहिए। इट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस फॉर 1 मोलार सॉल्यूशन। ओके, फिर आप देखिए आगे, बट मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल टू, इसका फॉर्मूला पिछले वीडियो में देते हमने, किस तरह से आता है वो भी समझाए थे, तो आपको उम्मीद है याद होगा। मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल टू, उसका फॉर्मूला है W2 वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन M2 molecular mass of solute into W1 weight of solvent in kg। तो स्मॉल m मोलैलिटी इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू W1, मगर ये फॉर्मूला है जब वेट ऑफ सॉल्वेंट W1 kg में होगा तब। वो अगर यहाँ पर ये W1 ग्राम में होगा तो सिर्फ W2 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी का फॉर्मूला एज इट इज। तो हम इसी फॉर्मूले को लेकर आगे चलेंगे। अब ये जो मोलैलिटी की ये जो वैल्यू आएगी W2 अपॉन M2 इंटू W1, इसे कहेंगे इक्वेशन सेकंड। अब ये सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे फर्स्ट में। फर्स्ट कौन सा? डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, मतलब सीधी सी बात है, ये जो स्मॉल m है मोलैलिटी जो है इसकी वैल्यू इक्वेशन में आप डालेंगे। तो ऐड सेकंड मतलब मोलैलिटी की ये वैल्यू W2 अपॉन M2 इंटू W1 फर्स्ट में डालना है इन फर्स्ट, देन वी गेट, तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा? डेल्टा TF इक्वल टू KF तो जैसी को वैसी KF, आप स्मॉल m की जगह पर W2 अपॉन M2 इंटू W1 ये वैल्यू पुट कर दो, तो इक्वेशन क्या आ रहा है? डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। अब देखिए ये M2 अगर बाहर निकाले इस फॉर्मूले से, तो M2 को अगर इस फॉर्मूले से इस तरह से साइड में अगर निकाले तो M2 की जगह पर चल जाएगा डेल्टा TF, बाकी फॉर्मूला एज इट इज। तो क्या नया फॉर्मूला बनेगा? M2 यहां लेने की वजह से M2 इक्वल टू KF इंटू W2 और M2 की जगह पर आ जाएगा डेल्टा TF, मतलब डेल्टा TF इंटू W1। तो ये होगी रिलेशन बिटवीन डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और M2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। मगर ये जब फॉर्मूला है, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर किलोग्राम में लिए तब ये यूज होगा, मगर वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में है तो ये फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा M2 इक्वल टू KF इंटू W2 और नई टर्म आई अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू W1, मतलब अगर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट अगर किलोग्राम में है तो ये फॉर्मूला यूज होगा, और सॉल्वेंट अगर ग्राम में दिया हुआ है, W1 अगर ग्राम में है तो सिर्फ 1000 एक नई टर्म ऐड होगी, फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा। तो यही रिलेशन हो गई मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड डेल्टा TF मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये सब फॉर्मूले आपको याद रखना है। जिस तरह से मोलार एलिवेशन कांस्टेंट के बाद में जो फॉर्मूला बनाए थे हमने, कौन सा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, उसी तरह से ये जो फॉर्मूला है ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, मतलब अगर आपको KF दिया है, W2 दिया है
डेल्टा टीएफ दिया है और W1 दिया है, तो उस पर से आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ कोई भी सोल्यूट का निकाल सकते हैं। तो ये रिलेशन आसान है, उम्मीद है आप याद रखेंगे। यहाँ पर हमारी ये जो थर्ड कलीगेटिव प्रॉपर्टी वो भी ऐड होती है। अब बची सिर्फ एक कलीगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर, वो भी एक इंपॉर्टेंट कलीगेटिव प्रॉपर्टी है। आने वाले वीडियो में ऑस्मोटिक प्रेशर पर वीडियो हम बनाएंगे। तब तक आज का वीडियो अच्छी तरह से देखते रहिए, इसके पिछले भी वीडियो अच्छी तरह से देखते रहिए। और वीडियो अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।